नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया पर हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी और वक्त हो चुका है बड़ी खबर का। सबसे पहले बता देते हैं आपको फटाफट कि आज कौन सी 3 बड़ी खबरें हैं जिस पर हमारी नजर रहेगी। गुजरात में पहले चरण के चुनाव में किस तरीके से आज हर पॉलिटिकल पार्टी की सबसे बड़े दिग्गज मैदान में कूद गए हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी तीनों वोटरों को रुझाने के लिए अपने सबसे बड़े चेहरों के साथ मैदान में हैं। साथ ही साथ आज बात करेंगे श्रद्धा हत्याकांड के बाद अब और भी कई जगह पर इस तरीके की बिल्कुल जघन्य घटनाओं की खबर आ रही है। दिखाएंगे आपको कि आजमगढ़ और कोलकाता में हैरान करने वाली ये जो हत्याकांड हुए हैं, और कर्नाटका में की बात भी करेंगे जहां पर एक गांव में अनुसूचित जाति की एक महिला ने वाटर टैंक से पानी क्या पी लिया, उस पर एक ऐसा बवाल हुआ है जिसको देखकर आपको भी 2022 के हिंदुस्तान पर शायद थोड़ी शर्म जरूर आ जाएगी। चलिए तो शुरुआत करते हैं गुजरात के चुनाव की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आज प्रचार में कूद पड़े। वहीं जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं जो मेरे साथ लगी हुई है, इसमें आपको राहुल गांधी भी दिखाई पड़ेंगे और अरविंद केजरीवाल भी। जी हां, तीनों प्रिंसिपल पार्टी, तीनों पार्टी जिनको इस गुजरात के चुनाव में वोटरों को लुभाने की कोशिश है, आज उनका पूरा जो प्रचार था वो चरम पर था। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी निजी प्रतिष्ठा का मुद्दा उन्होंने गुजरात को बनाया है। हर बार उनके लिए होता है क्योंकि मुख्यमंत्री रहे हैं यहाँ के। बार बार प्रधानमंत्री अपना एक निजी रिश्ता, एक इमोशनल कनेक्ट जोड़कर लोगों से वोट मांग रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि गुजरात में बीजेपी के उम्मीदवारों को वोट दिया जाए, क्योंकि वो कमल जो है, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं, हर जीता हुआ कमल सीधे उनके हिस्से में आएगा। ये सवाल है कि क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उनके गुजरात कनेक्शन की काट खोज पाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी है। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान गुजरात की रैली जो है, वहां पर एक यात्रा को विराम देकर गुजरात में पहुंचे, 2 रैलियां भी की, और वहीं अरविंद केजरीवाल ताबड़तोड़ रोड शो किए जा रहे हैं। तो गुजरात में किस तरीके से कारपेट बॉम्बिंग कैंपेन की चल रही है वो आपको दिखाते हैं। बतावी देशु औकात, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अब आप તમે તો બધા રાજ પરિવારો છો, હું તો એક સામાન્ય પરિવારનું સંતાન છું। મારી કોઈ औकात નથી બાપા, અમારી કોઈ औकात નથી। મહેરબાની કરીને વિકાસના મુદ્દાની ચર્ચા કરો અને આ ગુજરાતને વિકસિત ગુજરાત બનાવવા માટે આવો मैदाનમાં। આ औकात બનાવવાના ખેલ રવા દો ભાઈ। गुजरात के नवसारी में प्रधानमंत्री ने फिर याद दिलाया कि वो गुजरात के सुख दुख में शरीक रहे हैं। इसके एक दिन पहले वलसाड में उन्होंने युवाओं से कहा था कि घर के बुजुर्गों को मेरा प्रणाम पहुंचाना। उधर राहुल गांधी बार बार बीजेपी की बांटने वाली राजनीति को मुद्दा बना रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लगभग अराजनीतिक रखते हुए भी सूरत और राजकोट में उन्होंने रैलियां की। यात्रियों के पैर छिल गए, 2 हमारे यात्रियों की मृत्यु हो गई, शहीद हो गए, मगर यात्रा नहीं रुक रही। हिंदुस्तान को जोड़ने का काम महात्मा गांधी जी, जो गुजरात के थे, एक गुजराती थे, उन्होंने किया था। गुजरात के चुनाव में आम आदमी पार्टी तीसरा कोण बना रही है। शहरी इलाकों में उसे कुछ समर्थन भी दिख रहा है। अमरेली की रैली में ये समर्थन दिखा भी। हम आपके साथ खड़े होंगे, गुजरात का बजट भी बढ़ेगा, गुजरात का खजाना भी भरेगा, आपको सहूलतें भी मिलेंगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी, इलाज मिलेगा, सड़कें मिलेंगी। बस हम पर यकीन करके देखिए एक बार। हम सर्वे में नहीं आते, हम सरकार में ही आते हैं। तो गुजरात की जंग में प्रचार पूरे रंग पर है। मंगलवार को बीजेपी फिर कारपेट बॉम्बिंग करने वाली है। 8 तारीख को पता चलेगा कि गुजरात की जनता ने क्या फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बोलो भारत माता की, भारत माता की। तो आपने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी सब गुजरात के समर में कूद गए हैं। फटाफट आपको याद दिला देता हूं, पहला चरण जो है वो, क्योंकि अब बिल्कुल आ ही गया है,
तो पहला चरण जो है गुजरात का, जैसे कि आप देख रहे हैं, 19 जिलों की 79 सीटों पर चुनाव होगा। 1 दिसंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी। पहले चरण की 4 अहम सीटें हैं, भरूच, सूरत, नवसारी और वलसाड। ये खास सीटें हैं। इन 4 सीटों में 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पे अपनी बढ़त बनाए हुए है और वो उम्मीद करेगी कि पहले चरण की कम से कम इन 30 सीटों पर जो 4 सीटें हैं, इसमें जो 4 इलाके हैं, इनकी अलग अलग जो सीटें हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा बरकरार रहे, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले चरण के लिए बहुत ज्यादा अहम होने वाला है। सूरत की जैसे हम बात कर रहे थे, पिछले बार भी ये लग रहा था कि सूरत में पासा पलट सकता है, पाटीदार मूवमेंट चल रहा था, बड़ी सारी बातें वहां से आ रही थी, वीडियो सामने आ रहे थे जब बीजेपी को खदेड़ा जा रहा था। लेकिन सूरत अहम क्यों है? फरवरी 2021 के अगर नगर निगम चुनाव देखें तो उसमें आम आदमी पार्टी ने यहां पर अच्छा प्रदर्शन किया था, खाता खोल पाए थे अपना। नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 120 में 27 सीटें जीती थी। नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने 93 सीटें जीती थी और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। इस वजह से राहुल गांधी भी आज वहां पर रैली करने पहुंचे और बीजेपी और आम आदमी पार्टी को भी सूरत से बड़ी उम्मीदें हैं। बीजेपी तो वहां पर तगड़ी है ही, आम आदमी पार्टी को भी बड़ी उम्मीदें हैं कि यहां पर किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ करके अपना खाता खोला जाए। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पहले चरण के चुनाव के लिए, ये एक एक करके राज्य के जो अलग अलग शहर हैं, जो बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उसके बारे में आपको बताते चलेंगे। लेकिन इस वक्त मैं सीधे आपको अजय अहमद साहब के पास लिए चलता हूं। ग्रुप एडिटर हैं अहमदाबाद मिरर के और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े सालों से, मतलब गुजरात की राजनीति ये समझ लीजिए कि इनको, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, इनके टिप्स पर है और बड़ी बारीकी से उसको देखते भी हैं। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। मैं सबसे पहले दर्शकों के लिए आपसे ये पूछना चाहता हूं, आज तीनों दिग्गज जो हैं, तीनों बड़ी पार्टियों के आज गुजरात में थे। 17 में हमने देखा था राहुल गांधी ने बड़ी एग्रेसिव कैंपेन करी थी, 100 से ज्यादा रैलियां भी करी थी। इस बार वो नदारद रहे, एक आध रैली के लिए अभी पहुंचे हैं। पहला चरण इतना अहम क्यों है और अभी के हिसाब से, जमीन के हिसाब से, क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में से पहले चरण में प्रिंसिपल ऑपोजिशन के तौर पर कौन सी पार्टी खड़ी है? देखो अंकित, आपने जो कहा ना, 3 दिग्गज तो है, लेकिन 6 चीफ मिनिस्टर आज की तारीख में गुजरात में कैंपेन कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल है, मान साहब है, गहलोत है, कांग्रेस पार्टी से बघेल साहब है और योगी आदित्यनाथ भी गुजरात में है और भूपेंद्र भाई स्वयं तो यहाँ कैंपेन कर ही रहे हैं। तो 6 चीफ मिनिस्टर जो है वो गुजरात के कैंपेन में उतरे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी आज की तारीख में भी कांग्रेस ही है और कांग्रेस, इवन अमित भाई ने भी कल ये एक्सेप्ट किया कि भाई पिछले इतने सालों से कांग्रेस पार्टी है और किसी भी स्थिति में कांग्रेस का वोट शेयर जो है वो 30-35% तो रहता ही है। तो आज की तारीख में भी कांग्रेस जो है वो प्रिंसिपल ऑपोजिशन है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो पहली बार आई है, जिसका सूरत का आपने जिक्र किया, तो सूरत जो है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। पिछली बार भी सभी 100% सीट्स, पटेल अनामत आंदोलन का एपिसेंटर सूरत होने के बावजूद सभी 16 सीट जो थी वो सूरत में बीजेपी ने जीती थी। लेकिन इस बार स्थिति जो है वो काफी चिंताजनक है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में 7 सीट के ऊपर सीधी टक्कर है। वहां कांग्रेस नजर नहीं आ रही है। मैं आज जैसे आपको बताऊं, जैसे सूरत में करंज है, कतारगाम है, कामरेज है, वराछा है, ओलपाड है, सूरत नॉर्थ, सूरत ईस्ट, ये सब चीजों पे, ये सब सीटों पे बीजेपी को खतरा लग रहा है। और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो सीआर पाटिल का गढ़ है, सूरत सिटीज को वो बिलोंग करते हैं और नवसारी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी, इसलिए आज वहां गए थे। और पहले चरण में साउथ गुजरात और सौराष्ट्र, ये 2 जगह चुनाव होने वाले हैं। इसलिए आज राहुल गांधी भी आज राजकोट और साउथ गुजरात में आए थे। लेकिन केजरीवाल भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं और उनके जो 2 दिग्गज नेता है, जैसे गोपाल इटालिया, वो सूरत से चुनाव लड़ रहे हैं और ईसुदान गढ़वी, जिनको उन्होंने सीएम का कैंडिडेट घोषित किया है, वो जामनगर डिस्ट्रिक्ट के जाम खंबालिया से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये पहला चरण आम आदमी पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको जो 7, 8, 10 सीटों पे जो सबसे ज्यादा हाइट में दिख रही है वो फर्स्ट फेज में है। सेकंड फेज में आम आदमी पार्टी इतनी स्ट्रांग नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी का जो अंडर करंट है, उससे जो वोट शेयर बढ़ रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी अर्बन सेंटर्स में काफी चिंतित है और उसको लगता है कि पिछले चुनाव में, अंकित, यू वुड नॉट बिलीव, 36 सीट्स ऐसी थी तो 5,000 से कम मार्जिन से गई थी और 62 सीट्स ऐसी थी जो 10,000 से कम मार्जिन पे गई थी। तो बीजेपी को लगता है कि अगर इस बार वोटिंग परसेंटेज कम होगा तो बीजेपी को कई सीट पे थोड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी को सबसे ज्यादा चिंता उसके बागी लोगों की है। 12 सीट ऐसी है जहां बागी
बागी खड़े हैं, जिसमें से 7 कैंडिडेट को तो कल शाम को प्राइम मिनिस्टर ने जब रिव्यू मीटिंग ली उसके बाद सस्पेंड किया गया। ठीक है, तो ये बड़ा मुझे लगता है कि मेरे अगले सवाल का आपने मौका ही मेरे से ले लिया, क्योंकि आपने इतने विस्तार से समझा दिया है कि पहला चरण जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, जनता के लिए, दर्शकों के लिए भी समझने के लिए। अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें विस्तार से समझाने के लिए कि पहले चरण के क्या क्या प्रमुख बिंदु होने वाले हैं और क्यों तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये साख की लड़ाई बनी हुई है। जाने से पहले राजनीति में हमेशा हम बात दिग्गजों की करते रहते हैं, ये नन्ही प्रचारक भी देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब अपना कार्यक्रम गुजरात में खत्म करके प्रचार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ा विराम के लिए सुरेंद्रगढ़ में जो उनका स्थल था, सभा स्थल, उसके पीछे एक टेंट में बैठे थे, तो ये नन्ही प्रचारक उनको मिली और प्रधानमंत्री ने उनका भाषण भी सुना। प्रधानमंत्री बताइए, मोदी जी के सामने भाषण दे रही हैं, जरा हम भी थोड़ा सा सुना देते हैं आपको क्या भाषण दे रही हैं। चूंटनी न लड़वाना समझाय तोय खाली खोटा वक्षो रचे छे, पण आ विकासना सिद्धांतों पर चालती आ अड़ीखम भाजपने कोई नहीं मिटावी शके, कारण के कर्फ्यू ने भूतकाल। चलिए, मोदी जी को भी काफी पसंद आया होगा ये भाषण, लेकिन कमाल की बात है अभी ये बच्ची वोट डालने से कई साल दूर है, लेकिन अभी से इसे राजनीति का जो पूरा असर है इसके ऊपर पूरा दिखाई पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं श्रद्धा हत्याकांड के बाद अब इस हत्याकांड से मिलते जुलते कई मामले सामने आ रहे हैं। इनमें आजमगढ़ और कोलकाता का एक ऐसा चौंकाने वाले मामले हैं जो जघन्य अपराधों की श्रेणी में आते हैं। इससे पहले ये देख लेते हैं कि श्रद्धा मर्डर केस जो है उसमें अभी तक क्या क्या हुआ है, क्योंकि सब लोग सिर्फ श्रद्धा मर्डर केस पर फोकस कर रहे हैं, कई राजनेता इसे राजनीति के तौर पे भी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर हो क्या रहा है। आज आरोपी आफ्ताब जो है उसका नार्को टेस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि नार्को टेस्ट से पहले लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा। इसे पॉलीग्राफ टेस्ट भी कहा जाता है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आई है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट जो है उसकी अनुमति मिल गई है और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस ने यह भी बताया कि इसके अलावा जो मेहरौली के जंगल हैं वहां पे जो एक सटाइक तालाब था जिसे खाली कराने की कोशिश की जा रही थी, दिल्ली पुलिस को शक है कि श्रद्धा का सिर वहां पर उसी तालाब में फेंका गया था। अब आपको बताता हूं, इसी से बिल्कुल जैसे आफ्ताब के बारे में कहा जा रहा है कि उसने देहरादून की हत्याकांड, अनुपमा हत्याकांड से शायद प्रेरणा ली थी, उसको पूरा किताब की तरह पढ़ के अब कोशिश की सबूतों को छुपाने की, वैसे ही अब किस तरीके के जघन्य अपराध और केसेस सामने आ रहे हैं। आजमगढ़ में एक शख्स ने अपनी पूर्व प्रेमिका की हत्या कर दी। प्रिंस यादव नाम के एक व्यक्ति ने आराधना, एक महिला है, उसकी हत्या कर दी। जब आराधना ने, उसकी शादी उससे नहीं हो पाई और इसके बाद प्रिंस ने लगातार जो है उसके शव के टुकड़े कर दिए और टुकड़े करने के बाद वारदात से 6 किलोमीटर दूर जाकर वो फेंक दिए। पुलिस ने आरोपी प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही साथ इससे जुड़े 8 और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। अब ये देखिए कि कितनी जघन्य ये हत्या पूरी है और कहीं ना कहीं जो बात हो रही थी कि ये बिल्कुल आफ्ताब वाले जो केस की उसी से वैसी ही ये हत्याकांड दिखाई पड़ रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं तो वहां पे कोलकाता में एक पूर्व नौसेना अधिकारी हैं, उनकी पत्नी और बेटे ने ही उनकी हत्या करके उनके शव के 6 टुकड़े कर दिए। ठिकाने लगाने के लिए शव के टुकड़े को साइकिल पर अलग अलग जगह ले जाकर फेंका गया। दोनों जो इसमें आरोपी हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक परीक्षा की फीस को लेकर घर में काफी तेज बहस हुई। उसके बाद 54 साल के नौसेना अधिकारी की गला दबाकर हत्या की गई और उसके बाद फिर उनके शव को इस तरीके से ठिकाने लगाया गया। कहा यह भी जा रहा है कि अधिकारी अक्सर माँ बेटे की पिटाई कर दिया करते थे, उससे तंग आकर ये सारी घटना को अंजाम दिया गया। अब आप देखिए, एक श्रद्धा का मामला है और वैसे ही देखा देखी में कैसे अलग अलग हत्याएं पूरे देश में हो रही हैं। स्वागत है आपका और एक ऐसी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं जो, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, 2022 के भारत में क्या इस तरह की खबर बिल्कुल आपको सोच के भी लगेगा कि अभी भी हम किस पाषाण काल में जी रहे हैं। कर्नाटक के एक गांव से ये खबर आई है जहां पर एक अनुसूचित जाति की महिला ने एक वाटर टैंक से, वो किसी के घर में मेहमान होकर आई थी, शादी थी किसी के घर पे, वहां मेहमान होकर आई हुई थी, वाटर टैंक से उन्होंने पानी पी लिया, जिसके बाद कैसे दूषित मानसिकता का परिचय बाकी लोगों ने दिया। ऊंची जाति के लोगों ने उस पूरा पानी को निकाला वाटर टैंक से, उसके बाद फिर गौमूत्र से उसको धोया गया, साफ किया गया, उसको पवित्र किया गया
और फिर उसके बाद उसमें पानी भरा गया दोबारा और फिर उसका इस्तेमाल किया गया। अब आप ये सोच के देखिए कि वहाँ पर जो लोग हैं वो किस तरीके की मानसिकता का परिचय आज के ज़माने में भी दे रहे हैं कि एक महिला ने, एक इंसान ने वहां से पानी पी लिया तो उसको एक पशु के मूत्र से साफ करना उनको जायज लगता है, लेकिन एक महिला ने वहां पानी पी लिया, ये उनके लिए एक बड़ी बात है। पुलिस अब इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, शिकायत की गई है। देखिए, अपराधियों को जल्द से जल्द सजा जरूर मिलनी चाहिए। इस तरह का अगर भेदभाव इस देश में हो रहा है। छोटा सा ब्रेक, एनडीटीवी पे खबरों का सिलसिला जारी है। आपसे कल मुलाकात होगी, बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।